बच्चों नमस्कार। कल हमने नमक का दारोगा कहानी पढ़ी। आज हम इस कहानी के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? देखिए, इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं। एक नमक का दारोगा मुंशी बंसीधर और दूसरा पंडित आलोपी दीन। तो आप इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं कि उन्होंने मुझे प्रभावित किया। और यदि आप उनको प्रभावित करने के लिए लिख रहे हैं तो उनके गुणों के बारे में बताइए। अगर आप आलोपी दीन के बारे में कहते हैं कि पंडित आलोपी दीन ने हमें प्रभावित किया, तो कहिए कि पहले वह भ्रष्ट व्यक्तित्व था जो अप्रशंसनीय था, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तित होता है और उसने अपने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बंसीधर को नियुक्त किया। लेकिन इससे अच्छा यह होगा कि आप मुंशी बंसीधर को अपनी इस कहानी में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले पात्र के रूप में रखें, क्योंकि वह ईमानदार है, शिक्षित है, कर्तव्यपरायण है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति है और उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब की विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। कहानी के अंत में उसे अपनी इसी ईमानदारी का फल मिलता है जब पंडित आलोपी दीन उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। भ्रष्ट सेठ पंडित आलोपी दीन को भी बंसीधर की चारित्रिक दृढ़ता के समक्ष झुकना पड़ता है। दूसरा प्रश्न देखिए, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर सामने आए हैं? पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो पक्ष उभर कर आए हैं। पहला पक्ष है भ्रष्ट व्यक्तित्व जो अप्रशंसनीय है और दूसरा है उज्जवल व्यक्तित्व जो प्रशंसनीय है। सबसे पहले भ्रष्ट व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं। पंडित आलोपी दीन के चरित्र का यह पक्ष आदर के योग्य नहीं है। वह भ्रष्ट कार्यों में लिप्त रहता है, रात के अंधेरे में बड़े आराम से काम करता है, धन कमाने के लिए धन का गैरकानूनी उपयोग करता है। उसके विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गैरकानूनी संबंध हैं और वह उन्हें रिश्वत के दलदल में फंसा कर रखता है। कहानी के आरंभ में से मध्य तक उसे समाज के एक चालाक और वाचाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपनी चतुरता और समाज में अपने सम्मानित स्थान बनाया हुआ है। उसके इस भ्रष्ट चरित्र की प्रशंसा नहीं की जा सकती है। दूसरा है उज्जवल व्यक्तित्व जो प्रशंसनीय है। कहानी के अंत में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति ईमानदार बंसीधर दरोगा के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे नौकरी से अवश्य निकलवा देता है, किंतु दारोगा के दृढ़ चरित्र के समक्ष उसका झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है। वह बंसीधर के ईमानदार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व की यह गुण ग्राहकता प्रशंसा के योग्य है। तीसरा प्रश्न देखिए, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क वृद्ध मुंशी, ख वकील, ग शहर की भीड़। वृद्ध मुंशी के बारे में देखिए। वृद्ध मुंशी का चरित्र समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें वृद्ध माता पिता भी जीवन मूल्यों से वंचित हैं। वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण करने में झिझक महसूस नहीं करते और न ही अपने बच्चों को कोई सदाचरण की सीख दे पाते हैं, बल्कि उन्हें रिश्वतखोरी या ऊपरी आमदनी प्राप्त करने की सलाह देते हैं। ऐसे परिवार एक अच्छे समाज की नींव नहीं बन सकते। मुंशी बंसीधर
वृद्ध मुंशी भी वंशीधर अपने बेटे को यह सलाह देते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है। वे अपने बेटे को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर पीठ थपथपाने की बजाय उसे कोसते हुए कहते हैं, इस बंशीधर को पढ़ाया लिखाया सब बेकार गया। हमने तो इसे इसलिए पढ़ाया था कि जैसे तैसे कमाकर हमारा घर भरे, लेकिन यह निकला अकल का दुश्मन। वकील समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो न्याय की जीत पर खुश होने के बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं, चाहे न्याय का गला ही क्यों न दबाना पड़े। न्याय की ऐसी बड़ी पराजय नहीं हो सकती, न्याय की इससे बड़ी पराजय नहीं हो सकती। उदाहरण, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। उन्हें भ्रष्ट सेठ अलोपीदीन के धन का गुलाम बना दिया गया। फैसला ईमानदारी के पक्ष में न होकर भ्रष्टाचारी के पक्ष में हुआ। शहर की भीड़ के बारे में देखिए। यह समाज की वह सच्चाई है जो संवेदनहीनता का पर्याय है। वह केवल एक तमाशबीन की तरह दृश्य को देखना चाहते हैं, किसी के दुख में भी तमाशा जैसे मजा लेते हैं। विशेष रूप से नए नए रावण को देखना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि वे स्वयं भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहते हैं। फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई खुलकर टिप्पणी करने से नहीं चूकते। उदाहरण, जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ बढ़े तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कभी भी आंखें इतनी उत्सुक नहीं होती थी जितनी पंडित अलोपीदीन को देखने की थी। भीड़ के कारण छत और दीवार का कोई भेद नहीं हो पा रहा था। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इसका क्या भाग है, यह किसकी उक्ति है। इसका उत्तर होगा, यह उक्ति बंशीधर के बूढ़े पिता की है, यह उक्ति वृद्ध मुंशी की है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा के दिन ही पूरा होता है और इसके उपरांत दूसरे दिन से घटना प्रारंभ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वेतन भी मास में मिलना तो एक बार है, परंतु अगले दिन से घटते घटते शीघ्र समाप्त हो जाता है। तीसरा है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, मैं पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब एक पिता की इस तरह की सोच है और वह ऐसा वक्तव्य देगा तो पुत्र की मानसिकता के विकृत होने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसी मानसिकता समाज के लिए अहितकारी है। पांचवा प्रश्न देखिए, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसके जो है कई शीर्षक हो सकते हैं, जैसे सत्य की जीत, नैतिकता का मूल्य। सत्य की जीत अगर हम कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि इस कहानी का केंद्रीय भाव है, मूल उद्देश्य है वंशीधर को सत्य के रास्ते पर चलने में कठोर
संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, परंतु वे विचलित नहीं होते। कहानी के अंत में भ्रष्ट अलोपी दीन उनके यहाँ आता है और अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए बंशीधर को अपनी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त करता है। अतः सत्य की जीत कहानी के शीर्षक के लिए उपयुक्त है। नैतिकता का मूल्य। यह कहानी नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ईमानदारी के महत्व को कहानी में रेखांकित किया गया है। यह कहानी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था को बनाए रखने में सक्षम है। अतः कहानी का दूसरा उपयुक्त शीर्षक नैतिकता का मूल्य ही हो सकता है। छठा प्रश्न देखिए, कहानी के अंत में अलोपी दीन के बंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करना चाहेंगे? कहानी के अंत में अलोपी दीन द्वारा बंशीधर को नियुक्त करने के पीछे यह कारण हो सकता है कि उसने अब तक बेईमान, भ्रष्ट और बिकाऊ लोग ही देखे थे। चूंकि वह स्वयं लालची, धनलोलुप व्यक्ति था जिसने बड़े से बड़े अधिकारी को भी रिश्वत के बल पर अपना गुलाम बना लिया था। केवल एक बंशीधर ही उसे ऐसा व्यक्ति मिला जो हजारों रुपयों का लालच देने पर भी अपने ईमान से नहीं डिगा, अटल रहा। अलोपी दीन अतुल संपत्ति का मालिक था और उसकी संपत्ति की सुरक्षा जिनके हाथों में थी वे भी बेईमान ही थे। अतः उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसे ही दृढ़ चरित्र वाले एक प्रबंधक की आवश्यकता थी। क्योंकि व्यक्ति स्वयं कितना ही बेईमान, भ्रष्ट हो, उसे कर्मचारी ईमानदार व सच्चा चाहिए। इसलिए उसने उसे नियुक्त किया। मैं भी इस कहानी का अंत इसी प्रकार अच्छाई की जीत दिखाकर ही करना चाहता हूँ। पाठ के आसपास देखिए, दारोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपी दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था? क्या आप उसकी जगह होते तो क्या करते? दृढ़ चरित्र वाले ईमानदार बंशीधर का अलोपी दीन जैसे भ्रष्ट व्यापारी के यहाँ नौकरी करना सर्वथा अनुचित था। मैं बंशीधर जग की जगह होता तो कदापि उसकी नौकरी स्वीकार न करता। मैं उसको धन्यवाद देते हुए उसके जागृत व्यक्तित्व से खुश होता, किंतु स्पष्ट शब्दों में कहता कि जिस प्रकार के कार्य का प्रबंधक मुझे आप बनाना चाहते हैं उस प्रकार का कार्य, काला धंधा स्वीकार करना मेरे स्वभाव के विपरीत है। मुझसे यह सब सहन कर पाना संभव नहीं है। आप किसी अन्य व्यक्ति की तलाश करके नियुक्त कर लें। दूसरा प्रश्न है, नमक के विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समय में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे? देखिए, वर्तमान समय में आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात जैसे विभागों के पद पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इन विभागों में खुलेआम रोज रिश्वत चलती है। वर्तमान समाज के लोग भी ऊपर की आय को महत्व देते हैं। इन विभागों के लिए लोग इसलिए भी इनमें जाना चाहते हैं क्योंकि इनमें खाने कमाने के अवसर ही अवसर होते हैं तथा साथ ही साथ पद का रोब भी रहता है। तीसरा प्रश्न देखिए, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। समाज में बुद्धिजीवी कहे जाने वाले व बड़ी बड़ी बातों को कहने वाले लोगों को देखकर मुझे भ्रम होता था कि शायद ये लोग समाज में भ्रष्टाचार और शोषण दूर करने में लगे हुए हैं, परंतु जब मुझे अपने एक ऐसे ही बुद्धिजीवी एवं तथाकथित साम्यवादी मित्र के आचरण को निकट से देखने का अवसर मिला तो पता चला कि उसके चरित्र में तो ईमानदारी का नाम तक शामिल नहीं है। उसके सिद्धांत कुछ और हैं और व्यवहार कुछ और। जब मैंने बौद्धिकता और तार्किकता से विचार किया
तो मेरा भ्रम टूट गया। अब मुझे समझ में आ गया कि छद्म चेहरा लगाए लोगों से समाज में परिवर्तन की अपेक्षा करना उचित नहीं। चौथा प्रश्न देखिए, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी द्वारा यह बात विशिष्ट संदर्भ में कही गई। आपके निजी अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। बिना पढ़े लिखे कोई व्यक्ति बड़ा नेता बन जाता है, तब लगता है कि पढ़ना लिखना व्यर्थ है। जब आपको लगा कि पढ़ना लिखना सार्थक हो, पढ़ने लिखने के कारण आपने अपने कुछ पैसे किसी बेईमान व्यापारी से बचाए हों, तब लगा कि पढ़ना लिखना उचित है। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? साक्षरता अथवा शिक्षा? आप इन दोनों को समान मानते हैं? पढ़ना लिखना शिक्षा के अर्थ में माना गया है, क्योंकि साक्षरता केवल अक्षरों के ज्ञान को ही मान सकते हैं, लेकिन शिक्षा उससे कहीं बड़ी चीज है। पांचवा प्रश्न देखिए, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? उत्तर है, यह वाक्य समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की हीन मानसिकता को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी वे आर्थिक बोझ लगने लगती हैं। छठा प्रश्न देखिए, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में क्यों आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। देखिए, अपने आसपास यदि अलोपी दीन जैसे व्यक्ति हमको दिखते हैं तो हमको यही लगता है कि वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास अत्यधिक धन नहीं होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनके अपराधों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, समझाइए तो जरा। सातवां प्रश्न है, इसका पहला भाग है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इस पंक्ति में समाज के उन लोगों की मानसिकता पर व्यंग किया गया है जो लोग नौकरी में पैसे और पद को महत्व नहीं देते, बल्कि ऊपरी आमदनी को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के कारण समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये लोग बड़ी ही समझदारी के साथ समाज में इज्जत के साथ जीवन यापन करते हुए अपना दबदबा बनाए रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। वर्तमान समय में समाज रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, जहां नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है तथा कुछ ही लोग अपनी नैतिकता को दृढ़ता से बांधकर बचा कर रखे हुए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कहानी का नायक बंशीधर करता है, जो अपनी बुद्धि, धैर्य और चरित्र की दृढ़ता के बल पर इस भ्रष्टाचार के दलदल की ओर आकर्षित नहीं होता। ऐसे ही लोग अपने धैर्य, बुद्धि और स्वाभिमान के चलते जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर रहते हैं। तीसरा है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जब रात को सोते हुए बंशीधर की नींद अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ से खुल गई और वे उठ बैठे तो सोचने लगे कि इस समय रात को गाड़ियों को पुल के पार ले जाने का क्या कारण हो सकता है। उनको संदेह हुआ, जरूर कोई गैरकानूनी सामान ले जाया जा रहा है। उनके मन का यह भ्रम अचानक तर्क के स्तर पर सोचने पर पक्का हो गया कि रात के अंधेरे में कुछ गैर कानूनी कार्य ही किया जा सकता है
और यह सही निकला। चौथा है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। इस पंक्ति द्वारा लेखक ने प्रजातंत्र में भारतीय न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया है। भारत के न्यायालयों में भी नीति और न्याय को धन के बल पर परिवर्तित किया जा सकता है। निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात न्याय और कानून को भी धन के बल पर आसानी से अपने पक्ष में किया जा सकता है, जैसे अलोपी दीन ने किया। पांचवा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। निंदनीय बातें बहुत ही शीघ्र और आसानी से एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। जब अलोपी दीन गिरफ्तार हुए थे तब रात्रि का समय था, लोग सो रहे थे, फिर भी उनकी गिरफ्तारी की खबर तेजी से फैल गई और लोग इस विषय में बातें करने लगे। छठा है, खेद, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग करता है जो लोग पढ़ाई लिखाई का सीधा अर्थ दुनियादार बनने और धनोपार्जन को ही समझते हैं। जब वंशीधर को सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया तो उसके बूढ़े पिता को लगा कि उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई बेकार गई। उनका मानना था कि उनके बेटे को भी उतना ही दुनियादार और समझदार होना चाहिए जिससे वह आसानी से धन कमा सके। पिता की समझ से पढ़ाई लिखाई घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए की जाती है, जिसका उपदेश भी घुमा फिरा कर स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बंशीधर को दिया था। सातवां है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। विराट धर्म शक्ति के समक्ष नश्वर धन शक्ति को की तुच्छता का एहसास होना। बंशीधर ने अलोपी दीन द्वारा दी जाने वाली 40,000 रुपये की रिश्वत को भी ठुकरा कर अपने ईमान को डिगने से बचा लिया था। कहानी के अंत में अलोपी दीन इस धर्म शक्ति से प्रभावित होकर झुक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आज तक किसी ने परास्त नहीं किया, मैंने सबको अपने धन का गुलाम बना लिया, परास्त किया तो आपने। वे उनके पिता से कुल तिलक और धर्मनिष्ठ मनुष्य कहकर वंशीधर की प्रशंसा करते हैं। आठवां है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। इस संसार में धर्म और अधर्म के बीच सदैव ही संग्राम होता आया है। इस कहानी में भी अदालत में न्याय के परिसर में बंशीधर की धर्म शक्ति और अलोपी दीन की धन शक्ति में युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ बंशीधर सत्य के मार्ग पर डटा हुआ था तो दूसरी ओर अलोपी दीन धन रिश्वत के बल पर अदालत के सभी अधिकारियों, वकीलों, यहाँ तक कि न्याय के पुजारी न्यायाधीशों को भी खरीदने में पैसे को पानी की तरह बहा रहा था। भाषा की बात देखिए। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों का जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू का साझा रूप, बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इन प्रयोगों से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना। भाषा की चित्रात्मकता देखिए। वकीलों का फैसला सुनकर उछल पड़ना, अलोपी दीन का मुस्कुराते हुए बाहर आना, चपरासियों का झुक झुक कर सलाम करना, लहरों ने अदालत की नींव हिला दी, बंशीधर पर व्यंग बाणों की बौछार, अलोपी दीन का सजीले रथ पर सवार होकर सोते जागते चले आना, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग, कगारे का वृक्ष होना, दांव पर पाना, निगाह में बांध लेना, जन्म भर की कमाई, सूल उठना, ठिकाना न होना, इज्जत धूल में मिलना, कातर दृष्टि से देखना, मस्जिद में दिया जलाना, सिर पीट लेना, सीधे मुंह बात न करना, मन का मैल मिटना, आंखें डबडबाना, हाथ मलना, मुख पे कालिख लगना, मुख छिपाना,
हिंदी उर्दू का साझा रूप बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाहों में बांध लो। बोलचाल की भाषा। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के। बाबू साहब ऐसा न कहिए, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। उपरोक्त सभी विशेषताओं के कारण भाषा में विशेष सजीवता एवं रोचकता आ गई है। इससे कहानी कल्पित कथा न लगकर वास्तविक घटना प्रतीत होती है। भाषा की बात का दूसरा प्रश्न देखिए। नीचे दी गई भाषा की विशिष्ट अभिव्यक्तियों को पूरे वाक्य एवं वाक्यों द्वारा स्पष्ट कीजिए। बाबूजी आशीर्वाद। बाबूजी, अब केवल आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। सरकारी हुक्म। सरकारी हुक्म की परवाह तो करनी ही पड़ती है। दातागंज के। मैं दातागंज का रहने वाला हूँ। कानपुर। ये गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी। यह रहा आपका प्रश्न अभ्यास। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख लेंगे। धन्यवाद।